Hello dear students, my name is Gaurav Panchal, faculty of maths. Okay, today I am here to discuss the complete detailed solution of 12th CBSE मैथमेटिक्स पेपर। जैसा कि आपको पता है कि आज मैथ्स का पेपर हुआ है और आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सेट नंबर थर्ड। जैसा कि आप देख रहे हो सेट थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, वैसे डिफरेंट सेट्स के पेपर CBSE करवाता है हमेशा, लेकिन सेट थर्ड जिन बच्चों के सेट थ्री पेपर आया है वो अपने आंसर मैच कर सकता है, क्या उनके कौन से टाइप के क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चंस गलत हुए हैं। ओके, तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक प्लीज। जैसा कि आपको पता है कि जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर प्रोवाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर आया है। पेपर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली इस बार का मैथ्स का पेपर लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी इजी पेपर है, इजी से मॉडरेट टाइप का पेपर पूछा गया है। कई क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं, कई क्वेश्चंस थोड़े से सेक्शन ए के अंदर ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जरूर पूछे गए हैं। सारे सवालों को अपन देखेंगे, यहाँ पर आप जरूर मैच कीजिएगा अपने क्वेश्चंस को, किस तरह कौन सा सवाल आपका राइट हुआ है या फिर रॉन्ग है। ओके, जैसा कि ये सेट थर्ड है और यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ था 3 आवर्स। ओके, 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिला हुआ था। रीडिंग टाइम में आप कंप्लीट पढ़ सकते थे, कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है आप प्लानिंग कर सकते थे। और ये 80 मार्क्स का पेपर है, कंप्लीट 80 नंबर का है। और यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आइए हम जब सेक्शन ए के ऊपर चलते हैं। सेक्शन ए में आप 20 सवाल पूछे गए हैं जैसा कि जो सैंपल पेपर में दिया था। तो बच्चों देखो, सेक्शन ए का फर्स्ट सवाल ही वेक्टर चैप्टर से पूछा गया है। बड़ा आसान सवाल है यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पर कहीं का गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है क्वेश्चंस में, देखो बच्चों, दो वेक्टर दिया हुआ है, ए और बी आर टू वेक्टर सच दैट, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है, दैट इज 1 और बी वेक्टर 2 है। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है बच्चों, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, दोनों का ए डॉट बी दैट इज √3, अंडर √3 दिया हुआ है। और एंगल बिटवीन, अच्छा यहां पर ए और बी के बीच में नहीं पूछा है, यहां पूछा है बेटा 2a वेक्टर और -ba वेक्टर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां पर यदि डॉट प्रोडक्ट यहां दिया हुआ है तो a हमें पता है, a और b और cos थीटा दैट इज √3, ऐसा लिखा जा सकता है a डॉट बी को। ओके, यहां से हम दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं cos 3, ये कितना हो गया √3। इनकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 1 है। ओके, गॉट इट। तो बच्चों cos थीटा √3/2 है, तो ये एंगल कौन से पर मिलता है आपको, π/6 पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, π/6। तो थीटा इक्वल्स टू π/6। लेकिन ये आंसर यहां नहीं होगा, यहां पर क्या पूछा है 2a वेक्टर और -ba वेक्टर, क्योंकि भाई ये नेगेटिव वेक्टर हो गया, ये तो है से 2a वेक्टर, उससे कोई नहीं होगा, माइनस है। तो डेफिनेटली यदि ये बी वेक्टर यूं चल रहा है बच्चों, तो बी वेक्टर यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, तो -b वेक्टर क्या होगा, ये वाला होगा। तो यदि ये वेक्टर π/6 है, ये एंगल π/6 है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस कर दीजिए पाई माइनस π/6, तो दैट विल बी 5 π/6, इसका आंसर मिल जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, 5 π/6। कई बच्चों ने π/6 लगा दिया होगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे मूव करते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। देखो आप अपने आंसर में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला देख रहे हैं अपन ओनली। सेकंड वाला सेक्टर क्वेश्चंस भी वेक्टर चैप्टर से पूछा गया है और बहुत ही सिंपल है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो बच्चों यहां पर क्या करना था आपको, देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, चार ऑप्शन जरूर देख लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा जा रहा है कि जो ये वर्टेक्स हैं, ये जो साइड्स हैं, ये किसकी हैं, तो इजीली आप बता सकते हो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाकर। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी सी, तो ए वेक्टर इसको मान लीजिए, ए वेक्टर कितना 2, और ये यहां से 2i कैप, ये दिया हुआ है i कैप -3j कैप -5k कैप। ओके, और -3i कैप +4, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ACBC है ना। ACBC आप ए वेक्टर यहाँ पोजीशन वेक्टर हो गया, तो ACBC निकालोगे तो आप यहाँ पर AB लेंथ निकाल लो, AB मतलब इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है, BC निकाल लीजिए और CA निकाल लीजिए, ये निकालना है। AB कैसे निकालोगे, इसमें से इसको पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है। BC कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस कर लो, और CA को इसमें, तो आपको पास 3 वेक्टर्स होंगे और उनका मैग्नीट्यूड चेक करना होता है। इस तरह का सवाल एनसीईआरटी में जरूर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा बेटा डी आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि दो साइड का मैग्नीट्यूड होगा वो थर्ड साइड के स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ रहा होगा। प्लीज आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
सवाल नंबर जो 3 पूछा गया है, इस तरह का सवाल हमने टेस्ट में जरूर करवाया हुआ है। टेस्ट सीरीज जो जिसने ज्वाइन की थी, जिसने हमारा बीपीटी अप्लाई किया ज्वाइन किया था, उसमें इस तरह का सवाल डाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, इस तरह के सवाल कैसे होंगे? यदि आपको ए वेक्टर बोल दिया जिसका मैग्नीट्यूड ए है, तो आप कंसीडर कर सकते हो, कंसीडर क्या कर सकते हो, ए वेक्टर आप मान लो ना, ये मान लिया ए वेक्टर। अब ए वेक्टर मान लिया तो बच्चों यहाँ पर ए, अब आई कैप, ए क्रॉस आई कैप अलग अलग निकाल लेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। तो भाई ये कैसे निकालेंगे? आपको पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, इसको क्रॉस प्रोडक्ट किसके, आई के साथ कर रहे हैं, आई के साथ कर रहे हैं, तो बच्चों ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ से ये करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई और जे। तो यहाँ पर आपको पता है साइक्लिक ऑर्डर, भाई ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, और ये के कैप हो गया, और आई का जे, तो यहाँ पर आई, ये जे और आई हो रहा है, तो जे और आई का मतलब माइनस का के, तो माइनस का यहाँ पर वाई लिख लें भाई। ओके, क्लियर है चीज, इसका वैल्यू। और डेफिनेटली यहाँ से इसको करोगे, ये इससे हो गया है। ओके, और यहाँ से इसका कितना जाएगा, के लिख देते हैं, क्योंकि इसका थर्ड वाला मिलेगा क्रॉस में। और बच्चों ये वाला जे और इसका करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर के और आई है, तो के और आई का तो जे मिल जाएगा, तो ये, तो इस दोनों का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस वाई कैप। सिमिलरली आपको सारे करने थे, इसका वैल्यू भी आने वाला है, इसका वैल्यू भी आने वाला है। फाइनली आप जब करोगे तो ये डबल में बन जाएंगे, है ना, डबल में बन जाएंगे। इसका भी इसी तरह से करोगे जे वाला, तो फाइनली यहाँ पर 2 कॉमन जब जोड़ोगे तीनों को स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर कितना मैग्नीट्यूड के, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। तो इसका स्क्वायर कर दिया तो ये मिल लिया। और सिमिलरली यहाँ पर करोगे तो इसका वैल्यू भी मिल गया, इसका भी वैल्यू मुझे इसी फॉर्म में मिलने वाला है, और सबको ऐड करोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, और फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मुझे नजर आएगा, और 2, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमने ये कंसिडर किया है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर मुझे नजर आ जाएगा। तो 2a स्क्वायर मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ओके, हो सकता है कुछ इस तरह के सवाल हैं सेक्शन ए के अंदर जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा। ओके, बट ये बन जाते हैं सवाल, ये किए हुए हैं। नेक्स्ट यदि फोर्थ क्वेश्चन की बात करें बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो मैट्रिक्स चैप्टर से पूछा गया है, मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस 7i इक्वल के आई, इस तरह का सवाल भी बुक के अंदर है, बिल्कुल एनसीईआरटी में से ही आया है इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो ओके, तो यहाँ पर आप ए स्क्वायर मतलब इस दो मैट्रिक्स को 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए यार, क्या दिक्कत है ना, दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया माइनस, तो 8 हो गया। ओके 9, ओके 3 और ये कितना 2 हो गया, दोनों का ऐड हो गया 5 हो गया, ठीक है, -3 और ये माइनस का 2, -3 -2 दैट इज माइनस का 5। ओके, -1 और ये प्लस का 4, -1 + 4 ये 3 हो गया बच्चों। ओके, ये ए स्क्वायर का वैल्यू आया। अब ए स्क्वायर ये हो गया है 8 5 -5 3 प्लस 7 इंटू आई लिखा हुआ है, तो आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, तो ये 7 0 0 7 हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और के अंदर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3k हो गया, यहाँ पर के आ जाएगा और माइनस का के आ जाएगा और ये 2k आ जाएगा। ओके, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 7 कितना हो गया 15 हो गया भाई। ओके, ये 5 माइनस का 5 और ये 10, तो के का वैल्यू कितना 5 मिल गया, फटाक से आंसर लगा दीजिए भाई, है ना, कंपेयर कर लो, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। आगे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 5 आया है, ये भी देखो दोनों का प्रोडक्ट है ना, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम इजीली हम निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम दोनों का प्रोडक्ट करके आई के इक्वल कर देते हैं। दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, जरा ध्यान दो, प्रोडक्ट 1/3 तो बाहर आ जाएगा, है ना, प्रोडक्ट आपको पता है रो और कॉलम ए और बी को रखोगे, तो बच्चों 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -2 से ये रो चलेगा, ये कॉलम चलेगा, 1 को -2 से क्या माइनस इसको करेंगे तो ये कितना हो गया भाई 1। ओके, -2 हो गया, और ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये कितना 12 हो जाएगा, ठीक है, ये इससे हो गया है। इसी तरह से इसको करोगे तो भैया 0 हो गया है, -2 हो जाएगा, और ये कितना प्लस का 2 हो जाएगा, इस दैट क्लियर। और बच्चों ये इसको करोगे तो ये 1 0 आ जाएगा इसका, ठीक है, और ये माइनस माइनस, ठीक है, अच्छा +3 और ये 2 लैम्बडा, है ना, ये 1 हो गया, इसको माइनस माइनस +3 हो गया है, और यहाँ पर 2 लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है, एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी। और इसी तरह से यहाँ पर सेकंड वाला बच्चों ये 0 हो गया है, ये 9 18, ओके, और ये माइनस का 18, यहाँ से ये 0 मिल जाएगा, ये 2 4 मिल जाएगा,
ओके, ये 4 हो गया और माइनस का 3 मिल गया। और बच्चों यहाँ से ये 0 हो गया। ओके, ये माइनस का 6 हो गया और ये माइनस का 3 लैम्बडा हो गया, है ना। ये माइनस का 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 6 हो गया। ओके, माइनस का 6 और ये माइनस का 18, है ना। ओके, और ये 4 यानी 24 मिल गया मेरे को। ओके जी, इसी तरह से 3 को इससे कर दीजिए, 0 हो गया, 0 हो गया। माइनस 2 को 2 से करेंगे तो माइनस का 4 मिला है बच्चों, और 4 को इससे करेंगे तो ये 4 मिल गया। ओके, और ये 3 हो गया भाई 3, और ये माइनस प्लस 6, 3 प्लस 6, ओके, प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का 4 लैम्बडा हो जाएगा। बिल्कुल जी, ये मैट्रिक्स मिली है। तो बच्चों ये तो 0 मिल रहा है यहाँ पर, देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, 18 चाहे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो डेफिनेटली 1/3 ये कितना हुआ 12 और 9 2। अच्छा, ये 1 आ गया यहाँ से, ये 0 मिल गया है, और ये 4 + 2 लैम्बडा। ओके, और ये 0 आ गया बेटा, यहाँ पर 1 आ गया है, और ये -6 - 3 लैम्बडा। ओके, ये 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया है, और 6 और 3 ये 9। ओके, अब चाहो तो आप यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो ये 0 के बराबर होगा, है ना। ये 0 के बराबर होगा तो 4 + 2 लैम्बडा = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू -2 आ रहा है। बी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है आंसर, ठीक है। बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 6 वाला सवाल भी इजी था वैसे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में डेरिवेटिव, देखो इस तरह का सवाल हमने कल वाले सेशन में किया था जब लाइव सेशन चल रहा था। उस केस में यहाँ पर एक सवाल बताया था, किसी का किसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा जा सकता है। जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया है डेफिनेटली इस तरह के सवाल वो फटाक से कर दिया होगा उन्होंने। 6 क्वेश्चंस में एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे करते हैं। यदि आपने इसको ux² मान लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, du/dx कितना हो गया, 2x हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले को v कंसीडर कर लिया है x³ तो ये dv/dx और ये 3x², ठीक है। डिवाइड ही तो करना है भाई, 2x को किससे, 3x² से डिवाइड कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2/3x। क्या इस तरह का आंसर है, 2/3x, 2/3x। बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू x³ को नीचे रखना है, ठीक है। तो ये 6 वाला आसान सवाल था। 7th वाला, यदि हम इस तरह का कंबाइंड सवाल मैंने बताया था कि दोनों को मिक्स करके सवाल पूछा जा सकता है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में mod x + mod x-, बहुत आसान सवाल है वैसे। अब ये 0 पर बात कर रहा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने रीड आउट करें तो 0 और x = 2 पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी पूछी गई है। वैसे यहाँ पर बात करें भाई, ये वाले जो फंक्शन है आसान सवाल है भाई। ये जो फंक्शन है बेटा, ये वाला mod x। अच्छा, कंटिन्यूअस होता है mod x, तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, दोनों पॉइंट्स पर। बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। आसान, ये तो हो रहा है ना। अच्छा, mod x और x ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट है इसका, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये ग्राफ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिकल यहाँ पर कोई सॉल्यूशंस नहीं दिखाना होता है सेक्शन ए के अंदर, बाय ग्राफिकल मेथड से यूज करके आप आंसर दे सकते हो। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। सेक्शन 7 का ए आंसर आ रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे चलें भाई। कहाँ गया इंग्लिश? ओके, ये बड़ा आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को यदि समझ में नहीं आया तो किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा tan² θ/3 दे दिया है। ओके, कोई बात नहीं। यदि हम इसको करें बच्चों, इसको आप कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि tan² का डायरेक्ट नहीं जानते। 0 से आप पाई लिखा है, इसको क्या लिख लेंगे, sec² θ/3 -1 ये लिखा जा सकता है, और ये dθ। और sec² सेपरेट करेंगे तो बच्चों sec² x का tan x होता है, sec² x का tan x यानी कि tan 3 ये हो, और 1/3 ये 1/3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका थीटा का कोफिशिएंट कितना है, 1/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। ओके, बात समझ में आती है यहाँ तक। ये इसका हुआ, ये 0 से पाई तक अपन यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, माइनस इसका कितना हुआ, थीटा हुआ, 0 से पाई तक लिमिट लगा देंगे। इस तरह कोई आंसर बन जाएगा। पाई पहले रख दो, तो पाई रखेंगे बच्चों ये 3 और π/3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3, और 0 रखूंगा तो ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। और ये माइनस आ रहा है, ये पाई माइनस 0 हो गया है, तो 3 √3 कुछ है क्या, 3 √3 माइनस पाई। यस, बी में दिया हुआ बच्चों, बी में है 3 √3, बिल्कुल जी, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, इसका बी आंसर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 जिसकी मैं बात कर रहा था, IF।
बिल्कुल भैया, जिन्होंने सेशन किया है, हमारा सेशन ज्वाइन किया है, इस तरह के सवाल मैंने डिस्कस किए हैं कि इस थोड़े से मिक्सअप सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आईएफ का वाला बताया था मैंने, आईएफ वाला सवाल पूछा जाएगा, वो पूछा गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो डायरेक्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब इसका कोफिशिएंट। तो ये dy बाई डी एक्स है, तो ई की पावर पी डी एक्स वाला फॉर्म लगाइए, ई की पावर पी डी व्हाट इज द, तो ये 2 बाई एक्स डी एक्स। ओके, तो बच्चों ये 2 तो बाहर आ गया, 1 बाई एक्स का ln x हो गया, इस y को पीछे भेज, 2 को पीछे भेजो तो बेटा ये 1 हो गया और एक्स स्क्वायर मुझे मिला। क्या एक्स स्क्वायर है? बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में अपन जल्दी से खेल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा उनको टाइम नहीं लगाना है, टाइम बचाना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। ये वाला सवाल परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये भी मैंने डिस्कस किया था, ये भी मैंने पूरी तरह से बताया था आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं जब दो लाइन दी गई हो। दो लाइन दी गई हो तो आसानी से हम कर सकते हैं यार, है ना, क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो इजीली आप बना सकते हो इसको। यहां पर हम क्या करेंगे देखिए, चूंकि ये जनरल फॉर्म में क्या नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट करोगे बेटा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स आ रहा है तो ये माइनस बाहर ले लो, तो x माइनस 1 बाई माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर y माइनस 1 पहले से है और ये z बाई 1, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन की बात करें तो यहाँ 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ये 3 बाई 2 हो जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा तो p हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, y माइनस वाई अपॉन 1 हो गया। अच्छा ये -1 है यहाँ पर, ठीक है। z माइनस ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दो इक्वेशन हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन रेशो कौन कौन से है, -2, 3 और 1। दूसरे इक्वेशन डायरेक्शन रेशो कौन कौन से मिले, p -1 7। चूंकि दोनों ही लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल, 0 के। तो यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, -2 इंटू पी कर दीजिए, प्लस 3 इंटू -1 कर दीजिए, प्लस 7 इंटू 1 इक्वल 0। तो बेटा -2p और ये -3 आया, और कितना इधर 7 है ना, ओके 7 है 1 से, तो प्लस का 4 हो गया, बिल्कुल जी प्लस का 4 हो गया। और यहाँ से कितना p का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों ओके, p यानी कि 2p इक्वल हो गया, 2p इक्वल 4 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, p इक्वल कितना 2 आ गया, p इक्वल कितना 2, ऐसा है क्या आप, यस यस सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है ना। इस तरह के सवालों की भरमार प्रैक्टिस भी की थी हमने। मैंने बोला कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। आप अलग सेट देखोगे, दूसरे सेट्स में हो सकता है कुछ अलग क्वेश्चंस हो, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही है करने का, ठीक है। तो डिफरेंट सेट्स के पेपर भी मैंने देखे हैं, उसमें भी वेरी कर रहे हैं क्वेश्चंस कहीं, ठीक है। तो जिनके पास भी दूसरे सेट्स आए हैं तो हमारे व्हाट्सअप कर सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, सोल्व करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 पर चलें। 11 जो एलपीपी चैप्टर से पूछा गया है, तो एलपीपी बहुत ही आसान चैप्टर था, मैंने बोला इस तरह का हो सकता है, या कुछ मैक्सिमाइज मिनिमाइज वैल्यू का डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा टाइप का सवाल है भाई, यहाँ पर एक बाउंडेड रीजन दिया हुआ है, ओके, बाउंड्रेड रीजन दिया है तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स को रखना है, और यहाँ पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो व्हाट इज द जेड, जेड यहाँ पर क्या है बच्चों, भाई जेड यहाँ पर मिला है मेरे को ये वाला 4x प्लस वाई। तो जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं इसके, एक तो ये पॉइंट डायरेक्ट दिया हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ है ना, बाउंडेड का 0 0 दिया मैक्सिमम ले, तो ये पॉइंट पुट करना है। जैसे यहाँ पर इसमें पुट कर दिया है, पहले ये वाला पॉइंट पुट कर दो, ए वाला, तो ये तो 0 हो गया, 50 आ गया है ना, ये तो 50 आ गया, फर्स्ट वाला तो कितना 50, दूसरा ये रखोगे कितना 80 हो गया, 80 प्लस 30 80 प्लस 30 110, ठीक है, ये मिला है। दूसरा है 30, यहाँ रखोगे तो ये 120 हो गया, और बाकी तो 0 हो गया 120, तो 120 आ रहा है, 120 आ रहा है, बिल्कुल जी मैक्सिमम 120 होगा। सही चल रहे हैं भाई, मैक्सिमम पूछा है ना, ओके, आसान सवाल था, इसको हम इजी कैटेगरी में रखना चाहेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला सवाल जो मैंने कल भी बोला था भाई, इस तरह का टेबल देके के का वैल्यू पूछ ले, और हमने इस तरह का एक केस स्टडी सवाल भी टेस्ट सीरीज में दिया था, ठीक है। तो बच्चों भाई इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, आसान सवाल पूछा है ये वैसे। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, तो भाई ये जो चीज होती है, ये वाली चीज, इन सभी का सम क्या होगा, 1 होता है। सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा, तो सबको ऐड कर देते हैं, के 2k, और ये कितना होगा 4k प्लस, अच्छा ये 0.2 हो गया, 0.2 इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 4k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2, तो बेटा ये 0.8 मिला, और ये 4k हो गया, तो k का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया, 0.8 बाई 4 कर दो, ओके, तो 0.2 आ गया।
तो k का वैल्यू 0.2 आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू ऑफ 2, तो वैल्यू ऑफ 2 का मतलब रैंडम वेरिएबल 2 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 2k बोला था। तो 2 इंटू के का वैल्यू 0.2 है, तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4 हो गया। अच्छा 0.4 नहीं दिया हुआ है क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल जी, और ये कैंसिल हो गया 2/5। तो बी ऑप्शन यहाँ राइट है यार, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आई होप ये आसान सवाल था, इसको इजी कैटेगरी हम रखना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक सवाल, बड़ा ही आसान सवाल पूछा गया है 13 नंबर पर, और 13 नंबर पर जो सवाल पूछा गया है, द फंक्शन kx माइनस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑफ द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या करना चाहोगे भाई, यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कर दोगे। तो फंक्शन का ग्रेटर देन 0 कर दिया है, तो बात करें यहाँ पर, बेटा फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव कर दिया आपने एफ डैश एक्स के, और ये अच्छा cos x हो जाएगा, साइन है तो cos x कर दीजिए। ओके, अब ये इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, होल क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, अब देखो k ग्रेटर देन cos x होना चाहिए। अब भाई cos x से बड़ा क्या हो, cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, तो भैया ये 1, ये k क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, k 1 से बड़ा होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आगे चले, सवाल नंबर 14 की बात करें तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, ये इस तरह का सवाल मैंने कल सेशन में बताया था, इस तरह का सवाल उलझाकर पूछा जा सकता है, बड़ा आसान होता है, लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। देखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पोजीशन ए आई के माइनस जे के, तो भैया इसका पोजीशन वेक्टर जिससे पास हो रही है लाइन, द पैरेलल टू द लाइन दिस वन। अब पैरेलल है तो आपको पता है कि दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियो इक्वल होते हैं, तो इसका डायरेक्शन रेशियो यूज कर लेंगे इसी के अंदर। तो बच्चों यहाँ से ऑप्शन को देखते काम करें, इसके पॉइंट क्या हो गए, 1, -1 और 0 हो गए, क्योंकि के कैप है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो 1 यानी कि ये तो गलत हो गया, -2 आ रहा है जिससे पास हो रहा है। ओके, यहाँ पर आंसर बी और सी में से हो सकता है, राइट। ओके, क्योंकि +1 तो आएगा नहीं, यहाँ पर 1 है तो x - 1/2 और ये प्लस का हो जाएगा, और इसके यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियो लेना है, तो 2 - 1 0, तो ये 0, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलें भैया, आगे चलें सवाल नंबर 15 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ना, लेकिन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पूछ लिया। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बच्चों को रटी हुई होती है भाई, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हो गया। इसने क्या बोला है कि इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोला गया है। अब स्केलर मैट्रिक्स सबको पता है, लेकिन हम कैसे अप्लाई करें, किस तरह से एबीसीडी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी एक यहाँ फॉर्म बनाकर दी हुई है बच्चों, इसका वैल्यू पूछा है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि ए बी सी और डी कहां से आएगा, क्योंकि भाई ये स्केलर मैट्रिक्स को बता रहा है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है ना, ये के 0 0, डायगोनल के जो एलिमेंट है बच्चों वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे फॉर द स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सेम हो गए तो दैट इज द ए डी और 5। तो देखो ये सब बराबर हो गए ना, तो ए का वैल्यू बराबर होगा और ये 5 के बराबर हो गए, ठीक है, बात समझ में आती है। और वेयर द बी कितना हो गया, यहाँ पर 0 है तो बी 0 बनेगा, और डी, अच्छा बस हो गया ना, ये वैल्यू यहाँ रखनी होती है, यहाँ रखनी होती है भाई। ए का वैल्यू कितना है, 5 है, 2 इंटू बी, ये तो 0 हो गया। सी का वैल्यू कितना, अच्छा सी भी है क्या इसमें, ओके सी भी 0 हो गया बच्चों, सी भी 0 हो गया, बड़ा आसान सवाल है। 4 इंटू डी का इंटू, अच्छा ये 20 हो गया, 25 आ रहा है आंसर भाई। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन है। स्केलर मैट्रिक्स का उनसे पूछ लिया, ठीक है, थोड़ा डीपली पूछ लिया, ये ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जिन बच्चों की अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट मूव कर सवाल नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखो थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। हमने सीखा था कोई मैट्रिक्स दिया जाता था उसका एडजॉइंट इनवर्स निकालना। अब यहाँ इनवर्स दिया हुआ है तो उससे आपसे मैट्रिक्स पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, तो क्या काम होता है इसमें, ये थोड़ा सा आप यदि कॉन्सेप्ट समझते तो इजीली हैंडल कर सकते थे इस क्वेश्चंस को। ओके, इस सवाल में क्या पूछा है देखो भैया, ए इनवर्स 1/7 2 3। अब आपको पता है कोई मैट्रिक्स दिया जाता है, ए बी सी डी, ठीक है, तो इसको इनवर्स निकालने क्या होता है भाई, ये होता है, ये माइनस में हो जाता है, इसका एडजॉइंट ऑफ यही तो होता है ना। इनको यहाँ पर चेंज कर देंगे ए, ठीक है, और डी, और ये माइनस में कर देते, ये चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ओके, डी और ए बिठा दो और इनके नेगेटिव लगा दो, ये तो लगाते थे, या कोफैक्टर्स निकालो। अब यहाँ पर उसी तरह से काम हो रहा है, एडजॉइंट ये दिया हुआ है तो ये ऑप्शन चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/7, तो क्या है, हम ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इनवर्स,
डिटरमिनेंट ऑफ है, ये तो डिटरमिनेंट का वैल्यू, इससे तो कोई फर्क नहीं, हम यहाँ से तुलना कर सकते हैं। तो इस केस में कितना हो जाएगा, ये चेंज हुआ -1, ये बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया भाई, एडजॉइंट वाला इस तरह से कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट मूव करके सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 पर क्या पूछा है भाई, 17 में क्या पूछा है, ओके 17 में पूछा है, देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा काम करना होगा। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और यहाँ पर पूछ लिया है कि i माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ए और आई तो पता है लेकिन ए स्क्वायर नहीं पता। क्या ए स्क्वायर पता कर लोगे, ये वाला पता कर लो पहले। तो ए स्क्वायर मतलब इस मैट्रिक्स को 2 बार मुझे मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा, इसका वैल्यू कितना आ रहा होगा। ओके 2 1 -4 -2, बच्चों इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 ये 4 हो गया है, 4 ये माइनस का 4 हो गया, बिल्कुल ये 2 हो गया है और ये माइनस का 2 हो गया है, ये माइनस का 8 हो गया है और माइनस का ये प्लस का 8 हो गया है, ये माइनस का 4 हो गया है, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया है, ठीक है। अच्छा ये सारे कैंसिल हो गए, खटाक खटाक खटाक, और ये क्या हो गया 0 0 0 0 0। ओके अच्छा बड़ा प्यारा सा रिलेशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, जीरो मैट्रिक्स बन गया, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, जीरो मैट्रिक्स बन गया। अच्छा तो जब ए स्क्वायर जीरो है तो आगे आने वाली जितनी भी मैट्रिक्स होगी ए क्यूब ए की पावर 4 ये सबका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए करोगे तो ए क्यूब का वैल्यू मिलेगा। तो कोई भी जीरो मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है खत्म। तो आई माइनस ए ही तो हमें करना था, हमें क्या करना था, इसमें से ये माइनस करके। तो बच्चों ये कितना हुआ -1, ठीक है, और ये कितना हुआ -1, बात समझ में आ रही, और ये प्लस का 4 और ये कितना 3। तो ऐसा ऑप्शन है बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होना चाहिए, बिल्कुल जी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके आगे चलें सवाल नंबर 18 पर। 18 में क्या पूछा है, 18 अगेन, आगे बढ़ो भैया। हाँ अच्छा फिर से ये आइए, अच्छा 2 बार, वाह वाह वाह, सेक्शन ए के अंदर 2 बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिए, ये तो भाई गलत चीज है ना, ये रिपीट नहीं होना चाहिए इस तरह का सवाल। सेम कौन से सवाल पूछा, थोड़ा डिफरेंट पूछते भाई है ना। इसमें आईएफ अभी एक और सवाल आया था, 2 सवाल इसमें पूछे गए हैं आईएफ के, तो किस तरह से करेंगे। आईएफ निकालने का तरीका भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें नहीं निकलेगा, इसमें डायरेक्ट नहीं निकलेगा। dy बाई डी एक्स दिया हुआ है और ये x प्लस 2y स्क्वायर दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से dx बाई डी वाला फॉर्म आपको नजर आएगा और ये क्या होगा x प्लस 2y स्क्वायर। तो y को इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बेटा y बाई एक्स प्लस ये 2y हो जाएगा बराबर dx बाई डी मुझे मिलेगा। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम कंपेयर कर लेंगे। भाई ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिए भाई, जरा गौर से देखो। ओके तो यहाँ पर जो पी का वैल्यू हो गया बच्चों, पी का वैल्यू जो पी से कंपेयर करते हैं वो क्या होगा -1/x। अब इसका निकाल सकते हो है ना, सॉरी क्या किया मैंने भाई, क्या किया है, ओहो गलत लिखा है यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टेक हुई, क्या कर दिया है ना। देखो ये y तो नीचे आएगा यार, ऊपर कैसे भगा दिया मैंने। यहां से y नीचे आएगा ना, x बाई वाई होगा यार, ए वाई बाई, और ये 2y होगा। ओके सॉरी भैया जी है ना। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो बेटा देखो माइनस ये मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा, उधर जाएगा तो ठीक है, p का वैल्यू ये हो जाएगा। ओके p का वैल्यू हो गया तो e की पावर p dy वाला लगा दो, तो e की पावर ये -1/y dy, ये माइनस इधर आ गया तो इसका ln y हो गया और e की पावर में चलेगा, माइनस को इधर भेज दो तो 1/y, भाई 1/y है क्या, बिल्कुल जी डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। हाँ ऐसे निकाल लेना भाई है ना। तो ध्यान रखना है इस तरह के सवालों में, आईएफ वाला 2 बार पूछ लिया है। ओके अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19-20 पर। 19 और 20 सवाल में जो असर्शन वाले थे वैसा ही 2 सवाल पूछे गए हैं, पेपर जो सैंपल पेपर दिया हुआ है वैसे दोनों ही असर्शन रीजन यहाँ पर इजी टाइप के हैं। देखो बच्चों यहाँ पढ़ लेना पहले, असर्शन क्या दिया हुआ है, द रिलेशन आर, ये रिलेशन आर x प्लस वाई इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रीजन क्या दिया हुआ है, द नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। अच्छा रीजन तो यहाँ पर डायरेक्ट पता लग रहा है आपको, रीजन पढ़ लो पहले, रीजन का आंसर निकाल लो। रीजन का आंसर क्या होगा भाई, 2n नंबर है, 2n नंबर कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर, अरे ऑल नेचुरल नंबर मतलब 1 भी इसमें डालूंगा मैं है ना, तो 2 इंटू 1 डाल दिया भाई तो 2 आ गया, और 2 इज नॉट द कंपोजिट नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर, नॉट, ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है भैया, तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा ओके
और फर्स्ट वाला क्या है, x प्लस वाई प्राइम नंबर। क्या x प्लस वाई प्राइम नंबर आएगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। यदि रिफ्लेक्सिव की चेक करें तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा, सेम नंबर के लिए हम चेक करें, x कोमा x के लिए, y भी x ले लिया है, तो यहाँ x और x कितना हो गया, 2x हो गया जी। अब 2x x नेचुरल नंबर यहाँ पर रख दिया है, ओके। यदि मैं 1 रखूंगा तब तो प्राइम नंबर मिल जाएगा, लेकिन सभी नंबर के लिए 2 होना चाहिए। यदि मैं 2 रख दूंगा, 2 भी तो नेचुरल, ये 4 होगी। 4 तो एक कंपोजिट नंबर को बताता है भाई, और यहाँ प्राइम नंबर को बोल रहा है, ठीक है। इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू है, ट्रू बोला है, नहीं हो रहा बिल्कुल, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू है फॉल्स है, तो ऑप्शन देख लो 4 में से, असर्शन इज ट्रू और ये रीजन इज फॉल्स, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर होगा, इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट वाला जो इसमें दिया हुआ है इसका ही 20 वाला, देखो 20 वाला एलपीपी से पूछा गया बच्चों, एलपीपी से, ठीक है। एलपीपी से आसानी से बता सकते हो। एलपीपी से यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ के जो बाउंडेड रीजन दिया हुआ है, सॉल्यूशन रीजन, उसमें बता सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फीचर रीजन ऑफ द एलपीपी, दिस इज द। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, तो सब पर वैल्यू आप निकाल सकते हो। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द अकर्स इनफाइनाइट पॉइंट्स। कल मैंने डिस्कस किया था इस तरह का, जब 2 पॉइंट्स पर सेम वैल्यू मिले, मैक्सिमम वैल्यू, तो उसको ज्वाइन करने पर उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो बच्चों यहां से वैल्यू निकालें इसकी, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट्स है, इनको पुट कर दो, जैसे ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो 60 प्लस कितना हो गया 60, ये 120 हो गया पहला, तो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पुट करोगे भाई, 40 और 20 पुट कर दो, पुट कर सकते हैं। ये 40 प्लस और ये 40 हो गया, ये 80 हो गया जी, बिल्कुल जी। और 60 और ये कर देंगे, 60 कर देंगे तो 60 प्लस 0, ये तो कितना हो गया, ओके 60 हो गया। और 120 यहाँ रखेंगे तो 120 प्लस 0, तो 120 में तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 चीजें सेम मिल रही है, 2 चीजें सेम मिल रही है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, 2 वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं 2 पॉइंट्स पर। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये वाले दोनों पॉइंट्स हैं, इस पर और इस पर, दोनों को ज्वाइन करेंगे, दोनों को तो इनफाइनाइट, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इन पर सेम मैक्सिमम मिलते हैं इनफाइनाइट, बिल्कुल ये ट्रू है भाई, ट्रू है स्टेटमेंट, बिल्कुल। नेक्स्ट वाला रीजन दिया हुआ है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी हैविंग बाउंडेड फीजिबल रीजन मस्ट अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट्स, बिल्कुल जी, जो कॉर्नर पॉइंट्स पर ही अकर होते हैं ना, बिल्कुल ये इसको सपोर्ट कर रहा है ना, ये सपोर्ट कर रहा है, ये ट्रू है। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बिल्कुल ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट्स, बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट्स पर मिल रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, दोनों ही ट्रू है और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके आगे चले, आगे चले भाई, है ना, मूव करते हैं आगे। कौन सा सेक्शन रह गया भाई, सेक्शन बी पर आते हैं। अब सेक्शन बी में भी देखो, अब चूंकि सेक्शन आप देख चुके हो किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। कुछ सवाल 2 से 4 सवाल ट्रिकी टाइप के थे, कुछ कैलकुलेटिव पार्ट वाले थे, कैलकुलेशन ज़्यादा समय लग रहा होगा। लेकिन अब सेक्शन बी की बात करें बच्चों, सेक्शन बी बड़ा आसान है, बस आपको लिखना होगा, आसान आसान सवाल है। आगे वाले सेक्शन में जो सवाल मैंने देखे हैं वो कंप्लीटली आपको एनसीईआरटी के आसपास मिलने वाले हैं, या एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जरूर हैं, प्लीज़, है ना, ये जरूर मानना पड़ेगा। 21 नंबर में जो सवाल पूछा है जरा देखते हैं, इसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकता है, 2 नंबर में निकालना है, डेरिवेटिव तो करना है। मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ भैया, है ना, पूरी तरह से डिटेल्स में नहीं चलेंगे। y इक्वल कोस क्यूब किस तरह से करना है, dy बाई डी टी निकालना है, तो dy बाई डी टी कर दीजिए यार, ये dy बाई डी टी ध्यानपूर्वक करना होता है इस तरह के सवालों का। ये कोस सेक स्क्वायर होल टी, यदि ये 3 यहाँ होता, ठीक है, होल, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, ये 3 आ गया जाएगा, 3 आ गया जाएगा, कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर 2t लिखेंगे, ठीक है। फिर बेटा कोस सेक स्क्वायर 2t का होगा, तो सेक कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, फिर ये लिख दो, अंदर सेम चलने दो, ये हो गया है, तो कॉस सेक स्क्वायर 2t का हो गया। फिर मैं चेन रूल लगाओ, फिर सेक स्क्वायर 2t के अंदर बैठा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, 2 सेक 2t हो जाएगा, बिल्कुल जी, ठीक है। फिर सेक 2t का भी करोगे, तो सेक 2t का क्या होगा भाई, सेक x का क्या होता है, सेक x tan x, तो सेक x ये सेक 2t और यहाँ पर tan 2t, फिर 2t का भी करेंगे, ठीक है, मतलब लाइन टू लाइन चल रहा है, फिर 2 लगा देना, ठीक है, ये हो गया, आगे पीछे कर लो, ये इसका डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। इसी तरह इसके और में भी आसान सवाल था, ये टेस्ट सीरीज में दिया हुआ सवाल है, सेम एज इट इज पूछा गया है भाई, e टू द एक्स वाई, एक्स की पावर वाई, e की पावर, यहाँ पर भी हम इस तरह से बना सकते हैं इसको, देखो ये वाला जो है एक्स वाई और e की पावर x माइनस वाई, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आगे ही आ जाएगा,
और ये क्या हो गया ln x, और ये बेटा यहाँ पर भी लेंगे तो x माइनस वाई ln e, इसका वैल्यू तो 1 हो गया है। ओके तो 1 हो गया है तो y ln x और x माइनस वाई मिला है, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो y इंटू इसका 1/x हो गया है ln x और इसका y का dy/dx मिल जाएगा x के रेस्पेक्ट में, हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो बच्चों इसका 1 हो गया और इसका dy/dx हो गया है। dy/dx को इधर लेकर आ जाओ इसको, और इसको इधर भेज दीजिए तो dy/dx कॉमन ले लेते हैं जी, कॉमन ले लिया तो बेटा क्या हो गया ln x प्लस 1 और ये 1 माइनस y/x हो गया। क्या y/x को भी निकाल सकते हैं, ये तो 1 है सही, यहाँ से y/x, क्योंकि इसमें y/x नहीं आ रहा जो अकॉर्डिंग टू जो सवाल है जो पूछा गया है, तो y/x को एलिमिनेट करना है, क्योंकि y/x हटाना है तो y/x यहाँ से निकाल लो, और यहाँ से निकालोगे तो नीचे चला जाएगा ऐसे, तो ये वाली फॉर्म आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, ये वाली फॉर्म आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। देखो नीचे 1 प्लस log x आ रहा है, बिल्कुल जी 1 प्लस log x, यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तभी बनेगा जब y/x का वैल्यू निकालोगे वो 1 प्लस log x के फॉर्म में बनेगी। ठीक है, वो जरूर कर कीजिएगा, यहाँ पर वो पुट करके निकाल सकते हो। ये सवाल हमारे भाई ये मॉड्यूल्स में बढ़ाबर पड़े हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये टेस्ट सीरीज में दिया हुआ सवाल है। नेक्स्ट 22 वाला भी इजी सवाल है। वैसे 22 में क्या पूछा है, ओके ये डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला है, हमारे मॉड्यूल से पूछे गए हैं सवाल से। ठीक है, ये भी मैंने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब increasing at the rate of 6 centimeter, how fast is the surface area of cube increasing when length of n is 8 centimeter। आपको यहाँ पर समझना है क्यूब दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हो। ओके क्यूब तो यहाँ पूरा लिखना होगा 2 मार्क्स में, तो आपको लिखना लेट द साइड ऑफ द क्यूब। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर साइड आपने कंसीडर कर ली, इसकी साइड होगी बेटा x हो गई मान लीजिए। ठीक है, क्यूब की साइड हो गई, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा इसका x क्यूब होगा, और dv/dt इसका टाइम के रेस्पेक्ट में कर दीजिए 3x² dx/dt कर दें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। तो बच्चों यहाँ से कितना दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये 3x² dx/dt, तो dx/dt का वैल्यू कितना आया, साइड में जो चेंजेज आया है इधर ये कैंसिल हो गया 2, तो 2/x² मुझे मिला। लेकिन ये नहीं पूछा है इसने सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो सरफेस एरिया आपको लगाना है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसका भी आपको टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा है। ठीक है, चेंजेज कितना हो रहा है, तो 6 और ये कितना हुआ 2x हो गया है, और ये dx/dt कर दीजिएगा, और 6 ये 12x हो गया है, और dx/dt का वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो ये 2/x² यहाँ यूज करोगे, ये कैंसिल हो गया है, और ये 24 हो गया है, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो 8 पुट करो भाई, ये 3 आ गया है, 38 ठीक है। और यहाँ पर यूनिट जरूर मेंशन करना है सरफेस एरिया में सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरह से निकाल सकते हो। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर जो 23 वाला है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वाला सवाल है बच्चों, यदि आपने देखा हो। एग्जाम्पल 23 जो है सेम एज इट इज पूछा गया है, डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव करना होगा। अब डेरिवेटिव किसका करना है, जो फंक्शन गिवन है f of x sin x प्लस cos x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ f of x और sin x का कितना cos x और इसका माइनस sin x। अब ये डेरिवेटिव हो गया तो इसका आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लो। क्रिटिकल पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इस डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख दो, 0 के, तो 0 के बराबर किया भाई, तो ये दोनों इक्वल आ गए, cos x इक्वल sin x, तो cos x इक्वल sin x किस एंगल पर होगा भाई, π/4 पर होगा, नहीं होगा, बराबर होगा ना उसमें भाई। अब ये इंटरवल पूछा जा रहा है π/4 से π/4, अच्छा यहां पर यही पॉइंट आया। ओके, इंटरवल मतलब ये चीज है। अब बच्चों π/4 से 5π/4, ओके हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये इन्फिनिटी हो गया जी, और ये क्या हो गया है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो प्लस माइनस कर दे दो पॉइंट को ब्रेक कर देंगे इंटरवल, बिल्कुल जी, इसमें तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। आप पॉइंट यहाँ से निकालो, π/4 हो गया, π/4 के साथ 5π/4, तो इसमें तो डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, तो ये फंक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि लेस देन f' क्या हो रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ओके, इस तरह से आप शो करके दिखा दोगे पूरा डेरिवेटिव करके। एग्जाम्पल वाला सवाल है, वहां से आप रेफर कर सकते हो क्या दिया हुआ है ऑप्शंस में। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 पे। 24 वाला जो सवाल है बच्चों, है ना, हमने यहाँ पर कौन सा सवाल किया अभी, ओके 20, हाँ
लास्ट वाला सवाल क्या था? ओके 23। नेक्स्ट मूव करते हैं 28। देखो सवाल जो पूछे गए हैं ना, ये एग्जैक्टली सवाल जो 24 सवाल है बच्चों, ये एनसीईआरटी आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में दिया हुआ है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस टेन इनवर्स ऑफ। तो बच्चों बड़ा ही आसान सवाल है। इस तरह का सवाल मैंने बोला था कि सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करना पूछा जा सकता है, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू इस तरह की पूछी जाती है। कोई सा भी, दोनों ही ईजी है, कोई सा भी बच्चा यहाँ अटेम्प्ट कर सकता था। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे कन्वर्ट करोगे? कोस एक्स। बच्चों ये मैंने करवाया हुआ है भाई इस तरह का सवाल यार। इसको क्या लिख लोगे? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, लिख सकते हैं। कोस एक्स का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है। वन को क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन एक्स को 2x। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा? क्या मैं इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ नीचे वाले को? बिल्कुल जी लिख सकते हो जी सर। ऊपर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये टेन स्क्वायर बाहर चल रहा है, तो बच्चों ऊपर से क्या आ जाएगा? कोस एक्स। अच्छा नीचे वाले माइनस से हो जाएगा, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या किया मैंने भाई? यहाँ पर एक बार प्लस में लिखोगे, माइनस में प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा एक पावर से, तो नीचे कोस एक्स, क्योंकि ऊपर माइनस है ना, और माइनस वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर प्लस बचेगा, नीचे माइनस बचेगा। ओके, यहाँ से माइनस बचेगा, और ये साइन एक्स लिख लोगे। क्या ये फॉर्म आप जानते हो भाई? इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस। ओके 10, इसको लिखा जाएगा पाई बाई 4। ये भाई एक प्रीवियस ईयर सवाल जो सॉल्व किए हुए हैं ना, कई क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जिन्होंने पिछले 2-3 साल के पीवाई की सॉल्व किए हुए हैं, प्लीज़ ये क्वेश्चंस तो आसानी से कर दिया होगा, क्योंकि ये पिछली बार भी पूछे गए हैं। ठीक है, कई पीवाई क्यू से उठाया गया सवाल है, ये हट गया यहाँ से, तो मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? ये वाली मिल गई। ओके, ये वाला फॉर्म हो गया। इस तरह से किया जा सकता था। इसके जो और में सवाल था बच्चों, बड़ा आसान है भाई। टेन इनवर्स 1 कोस इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 कितना हो गया? पाई बाई 4। इसका वैल्यू निकालना है। इसको क्या लिख सकते हो? पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ। कोस इनवर्स माइनस एक्स मैंने बोला था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखोगे, तो पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ। तो कोस इनवर्स हाफ कौन सा एंगल पे मिल जाएगा बच्चों? पाई बाई 3 पर मिल जाएगा भाई, है ना? पाई बाई यहाँ पर ओके 60 डिग्री मिलता है, प्लस, और इसी तरह से अच्छा साइन इनवर्स में तो माइनस बाहर डायरेक्ट आ जाता है, इसको पाई में से माइनस नहीं करना। ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ पर भाई, माइनस डालो, माइनस डालो, तो ये माइनस बाहर डालेंगे तो ये कितना? पाई बाई 4 हो जाएगा। कितना? पाई बाई 4। इसको सोल्व करना होगा, इसको सोल्व करना होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो भाई ये 3, ये 2 पाई बाई 3 इसका आंसर मिल जाएगा। आसान, ये बुक का सवाल है, एग्जैक्टली आप देखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही पूछा गया सवाल है, तो लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछे हैं अपन, यहाँ पर आगे बढ़े 25 नंबर पे सवाल पर। 25 है, ठीक है, 25 में देखो किस तरह से करना है। आसान सवाल था, ये भी किया हुआ है भाई, बुक में दिया हुआ है इस टाइप का सवाल, तो आप आसानी से बना सकते हो इसका इंटीग्रेशन। क्यों? अरे ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है भाई, यहाँ पर आप कंसिडर करोगे कि लेट एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए? टी मान लो, तो बच्चों ये 2x dx डेरिवेटिव कर दिया। आहा, कितना आसान है भाई, हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या काम करना है? तो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों? तो dt बाई, और ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर को t, तो t प्लस 1 और t माइनस 4 हो गया। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, कल भी बताया था भाई पार्शियल फ्रैक्शन वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसी के अंदर क्या सब्स्टिट्यूट भी पूछा और पार्शियल फ्रैक्शन भी अंदर डाला हुआ है। तो आप क्या करोगे? 1 अपॉन t प्लस 1 और t माइनस 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना पड़ता है आपको, क्योंकि ये भाई 2 मार्क्स में है, तो यहाँ पर आप दो कंसिडर कर लो, a और t प्लस 1 और प्लस b अपॉन t माइनस 4। तो a और b का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। a किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? t माइनस 4 प्लस b किससे हो जाएगा? t प्लस 1 से, और नीचे वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है, तो t की जगह क्या रख दो? -1। यदि हम t की जगह -1 रख दे बच्चों, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, -1 रख दिया है, तो a का वैल्यू कितना आ गया? -1/5। आया नहीं आया भाई? यहाँ पर रख दो -1, -5 हो गया, इधर भेज दिया। ठीक है, इसी तरह से b का वैल्यू निकालना है, तो t की जगह क्या रख दीजिए? 4 रख दीजिए। 4 रख दिया तो ये 0 हो गया है, तो यहाँ से कितना भाई? 4, 5, तो b का वैल्यू कितना? 1/5। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, और दोनों वैल्यू आ चुकी है, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे? यहाँ पर और यहाँ पर। हो गया सवाल भाई। आपको ये इसका ही तो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में, है ना? तो बच्चों यहाँ से 1/5 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 1/t प्लस 1 dt, ठीक है, और ये प्लस में चल रहा है, यहाँ से माइनस, अच्छा ये माइनस का है, माइनस का बाहर लो, और यहाँ से 1/5 प्लस का बाहर आ जाएगा, b का प्लस का है, तो 1/t माइनस 4 हो जाएगा बच्चों, और dt कर दीजिए। इसका ln t हो जाएगा, तो -1/5 ln t प्लस 1, ओके,
और प्लस 1/5 इसका ln t-4 हो गया। t का वैल्यू भूलना नहीं, वापस रखना। t हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर, चूंकि सवाल एक्स स्क्वायर में दिया हुआ था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट करना है, प्लस सी ऐड करना है, आंसर यहाँ मिल जाएगा। आसान आसान कैटेगरी में हम रखना चाहेंगे सवाल को, जो ज़्यादा जिसने अच्छा कहा था, प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो इजीली ही कैन सॉल्व। ओके, तो डेफिनेटली अब ये सेक्शन बी के सवाल थे। सेक्शन बी कोई डिफिकल्ट टाइप के सवाल नहीं था सेक्शन बी के अंदर, इतना आपने देख लिया होगा। हाँ, सेक्शन ए के अंदर अपन डिफिकल्ट टाइप के सवाल, ट्रिकी टाइप के कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जरूर मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं सेक्शन सी के अंदर। अब हम देखते हैं सेक्शन सी के अंदर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ओके, 26 पूछा गया है, देखो। अच्छा, फाइंड इफ वाई, ये भी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस्ड एनसीईआरटी पे सवाल है इस तरह का, लेकिन यहाँ पर फंक्शन कुछ अलग है, इस तरह का फंक्शन है। तो इस तरह का सवाल आसानी से किया जा सकता है, अलग अलग डिफरेंट मान सकते हैं। ओके तो बच्चों, इस मेथड बता रहा हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना था। यहाँ पर आप पूरी डिटेल, क्योंकि 3 नंबर का है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस फंक्शन को, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यहाँ पर लेट कंसीडर कर लेते हैं, इसको यू मान लेते हैं भाई, कोस एक्स की पावर एक्स। ठीक है, क्योंकि कोस इनवर्स रूट एक्स तो डायरेक्ट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों भाई इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिंस, तो y इक्वल क्या हो गया, u प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स हो गया फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हमें पूछा है तो ये क्या हो गया, du बाई डी एक्स, और कोस इनवर्स का क्या होगा भाई, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट एक्स। ओके, और रूट एक्स का भी फिर करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका भी ये तो कहानी हुई। अब मुझे नीड है du बाई डी एक्स की। बच्चों du बाई डी एक्स हमने ये फंक्शन माना है, तो हमने ये माना है तो यहाँ पर क्या किया है, इसका ln ले लो। ठीक है, x आगे आ जाएगा, ln cos x हो गया, बिल्कुल जी, log ले लिया दोनों तरफ। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो 1/u du बाई डी एक्स कर दिया होगा, और ये x इंटू ln x मतलब 1/cos x हो गया है, और cos x का माइनस साइन x भी होगा। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर ln cos x को छोड़ दीजिए, अब बच्चों x का 1 हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से du बाई डी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है u, बाकी को अंदर पुट करना है, और u का वैल्यू आपस से पुट कर दो। अब बच्चों ये वैल्यू इक्वेशंस फॉर्म करके कहाँ रखना था, यहाँ रखना, इसकी जगह हमारे पास फाइनल आंसर मिल गया, डेरिवेटिव हो गया। आसान सवाल था भाई, है ना। तो ये एनसीईआरटी वाला ही मैं यहाँ पर मान चले भाई, ये एनसीईआरटी का ही फॉर्म था, एनसीईआरटी वाला था। ओके, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं 27 पर। देखो सवाल आप पढ़ो भाई, क्या है क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखो, और इंटरनल चॉइस में है, जो भी आपको बेस्ट आए वही कीजिए। ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल। देखो आसान सवाल है यार, मैंने बार बार बोला है कि 3 मेथड है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, कोई सा भी कर लो, है ना। ये होमोजीनियस पूछा गया है, ये वेरिएबल सेपरेबल पूछा गया है, तो जो भी बेस्ट है वो कर लो। जैसे इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है बच्चों, तो किस तरह से करना है यहाँ कर लेते। ओके, देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, क्या इसको ओके वेरिएबल सेपरेबल वाला है, इसको चेंज कर दीजिए, dy बाई ये y को इधर बुला लो, और बच्चों कोट 2x और dx इधर कर दिया। देन इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो इसका क्या हो गया, ln y। ओके जी, कोट 2x, अच्छा कोट 2x का, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है, तो इसका कितना होगा, ln sin 2x होगा, नहीं होगा। और x के मल्टीपल से भी हम डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये 1/2 होगा। प्लीज यहाँ पर c डाल दो, c तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो देखो बच्चों y और π/4। अब y इसका आउटपुट देखो, ये x का वैल्यू होता है, कल भी एक सवाल किया था मैंने, बताया था ये x का वैल्यू होगा, और y का आउटपुट कितना है 2, तो y का वैल्यू कितना है 2 है, तो ln 2 लिख दीजिए, ये y की जगह 2 रखो, और 1/2 ln sin 2x की जगह कितना है बेटा, π/4 है, प्लस c कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया तो साइन π/2 बना, साइन π/2 का वैल्यू 1 होगा, और ln 1 0 हो गया है, तो c का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ln 2 आ गया है। ln 2 ये वैल्यू वापस से आपको यहाँ रखनी होगी, यहाँ पर रखना होगा, तब जाकर ये सॉल्यूशन होगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है चीज़, c का वैल्यू। तो भाई 4 से 5 लाइन में ये आंसर हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सेक्शन डी में जरूर लग सकता है वहाँ पर, ठीक है, लिखने में। तो बच्चों ये हो गया होगा, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट इसका जो और में दिया हुआ है ये भी इजी है, क्योंकि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है गिवन दैट y इक्वल ऑन वेन एक्स। भाई ये किस में है, y बाई एक्स में है ना, इसको कन्वर्ट कर लो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो बच्चों dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो dy बाई डी एक्स को इधर भेज, x को इधर भेज दो, तो x e की पावर y बाई एक्स नजर आ रहा है, और y और नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा।
अब बच्चों भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, e की पावर y बाई एक्स हो गया प्लस y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बड़ा आसान है। तो यहाँ पर इट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आप यहाँ मेंशन करोगे कि कोई है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर रिप्लेस क्या करोगे y बाई एक्स से, तो y बाई एक्स, तो y इक्वल वी एक्स पुट कर दीजिए, हो गया सवाल। इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स और v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो x डी वी बाई डी एक्स मिल गया है। नाउ रिप्लेसिंग दिस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये वैल्यू यहाँ रख दोगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, अब आपको आगे की रास्ता क्लियर हो चुका होगा बच्चों। ये EV हो गया ना, y बाई एक्स की जगह क्या रखोगे, v रख दोगे, ओके, और इसकी जगह क्या रख दो, v। बड़ा आसान सवाल है, v से v कैंड किया तो वेरिएबल सेपरेट से कर लोगे और यहाँ से वापस से पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो बताया उसी मेथड को फॉलो करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चंस को भी मैं एक इजी टाइप के क्वेश्चन में रखना चाहूँगा क्योंकि ये बुक के ही आसपास सवाल पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो बच्चों 28 में देखो ये हो सकता है कई बच्चे इसमें उलझ गए होंगे कि किस तरह से इंटीग्रेशन करें। ओके, अब इस किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा यदि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बनी होगी, प्रैक्टिस रही होगी जिस बच्चों की, उन्होंने ये सोल्व तो जरूर कर लिया होगा, सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। देखो, क्या इसको इस फॉर्म में लिख लोगे, इसको ऐसे ब्रेक कर लो बच्चों, सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख ले, बिल्कुल जी। अच्छा, अब सेक थीटा टेन का रिलेशन बनाया जा सकता है, बिल्कुल। अच्छा, चूंकि सिंस बच्चों क्या सेक स्क्वायर थीटा, ओके, ये क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है जी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां से यदि मैं सेक थीटा की बात करूं तो रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा नहीं होगा, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, लिख सकते हैं भाई। सेक थीटा जो दिया हुआ है, सेक थीटा की जगह में कैन आई रिप्लेस रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल जी कीजिए सर, बिल्कुल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बेटा ये सेक स्क्वायर थीटा यही रहने दो और डी थीटा, बड़ा आसान हो रहा है ना। अब टेन थीटा चूंकि ये सब्स्टिट्यूट पे चला गया है, यहां पर देखो सेक स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है, ये गौर से देखो भाई, सेक स्क्वायर थीटा जो टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है, तो कैन यू लेट टेन थीटा इक्वल्स टू टी, और ये हो गया है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये डी टी, इसको रिप्लेस कर दीजिए इसके थ्रू, तो यहाँ से ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस इंट्रीगल्स, ये टी स्क्वायर हो गया, और ये तो हटा ही दो पूरे को भाई, उससे डी टी से रिप्लेस कर दें। अब बच्चों कितना प्यारा फॉर्मूला हो गया, क्या इसका फॉर्मूला जानते हो, अंडर रूट इर्रेशनल वाले फंक्शंस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये t बाई टू हो गया है, ये वापस से रख दीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 1 बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस है तो ln या log, ये पूरा फंक्शन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस सी यहाँ कर देना, टी का वैल्यू वापस से रिप्लेस जरूर कर देना भैया जी, टी तो हम अपनी मर्जी से मान रहे थे, ठीक है। टी की जगह एक्स के हमें जो भी दिया हुआ है थीटा को हमें रख दोगे, ये आंसर हो गया। आसान सवाल था भाई, कई बच्चे उलझ गए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर, तो उसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, या फिर उसको आप पार्ट्स मेथड में कन्वर्ट करके कर रहे होंगे, वो मेथड से सही है, उससे भी कर सकते हो। आगे मूव करते हैं, आसान सवाल था थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है इस सवाल में 28 में। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यहाँ पर इंटरनल चॉइस में पूछे गए सवाल है, आसान सवाल थे, हाँ ये वाला जरूर सोचे, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक बुक से है, एक या आउट ऑफ एनसीईआरटी से पूछा गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, इसको भी किया जा सकता था। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 29 में भाई, ए कार्ड फ्रॉम द इस तरह का सवाल किया हुआ है, ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सपल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पेक, a card is drawn at random and found to be king, find the probability of the lost card being, इस तरह का सवाल है, लेकिन यहाँ पर किंग के बारे में पूछा गया है, और जो एनसीईआरटी में है वहां पर डायमंड का कार्ड लॉस्ट हुआ था, इतनी सी बात है, ठीक है। अब लॉस्ट कार्ड पूछा है, यहाँ पर दो इवेंट कंसिडर कर लो कि लेट इवन इवेंट्स मान लेता हूं कि लॉस्ट कार्ड इज कौन सा, किंग के बारे में बात हो रहा है, हम किंग का मान लेते हैं। E2 इवेंट्स यहां मान लो कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट किंग।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोनों की प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर P ऑफ E1, तो P ऑफ E1 कितना आ जाएगा, कार्ड यहाँ पर हुआ है तो किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल गड्डी के अंदर, 4/52, ठीक है। और P ऑफ E2 कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें माइनस कर दो तो 48/52, है ना। जो पत्ता खोआ है इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ऐसा नहीं एक कम कर दो, यहाँ कम नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। अब इसने क्या है, जो पत्ता जो यहाँ से रिमेनिंग जो पैक ऑफ शफल कार्ड्स हैं उसमें से एक कार्ड निकाला है और कौन सा मिला, किंग। अब किंग मिला है तो दिस इज अ कॉमन इवेंट, तो कॉमन इवेंट यहां पर आप ई कंसीडर कर लो या ए मान लो, ठीक है। नाउ कार्ड इज फाउंड टू कि कौन सा वाला है, किंग वाला है, ओके। तो भाई यहां पर बात करें तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P ऑफ E/E1 की बात करूं। अब अच्छा कब कार्ड तो खो गया था ना यहाँ पर, अच्छा, कार्ड खो गया था तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3 हमने कौन सा कार्ड खोया था, ठीक है, लॉस्ट कार्ड इज किंग, तो ये कितना हो गया 50, अच्छा 1 हो जाएगा 51, ठीक है, एक पत्ता खो गया था 51 हो जाएगा बिल्कुल। P ऑफ E/E2 की बात करें, E2 दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पर किंग की बात नहीं हो रही है और यहाँ पर E/E और ये फाउंड टू बी किंग, ओके किंग है तो यहाँ से किंग हो गया, तो इसका दूसरा पत्ता कौन सा हो गया भाई, 3 अच्छा 4 कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, है ना। 4 होगा क्योंकि किंग तो वही होंगे, किंग मिला ना हमें, ठीक है। अब यहां से आप बेस थ्योरम लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम लगा सकते हो, बिल्कुल जी बेस थ्योरम वाला सवाल है ये वाला, है ना। अब मैंने यहाँ पर बता दिया बेस थ्योरम वाले से कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वाला सवाल भी इजी है वैसे, यहाँ पर बाइस डाई इज द ट्वाइस लाइकली सो दैट इवन नंबर एज एन ऑड नंबर्स इफ सच ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाइस को कितनी बार, 2 बार फेंका गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सिक्सेस, आल्सो फाइंड द मीन ऑफ द, अच्छा ये ध्यान रखना है, ये वाला सवाल कहाँ से पूछा गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से पूछा गया है, ठीक है। वहां पर कंप्लीट ये सवाल दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको रैंडम वेरिएबल डिसाइड करना है। यहाँ पर इवन ऑर्डर क्या होंगे, बाइस डाई ट्वाइस, यहां से प्रोबेबिलिटी बता सकते हो इवन आने की, ओके, और ओड आने की, बिल्कुल जी। इवन आने कितनी हो जाएगी, ट्वाइस एज लाइकली टू, बिल्कुल दिखा सकते हो। डाइस इज थ्रोन ट्वाइस तो 36 इवेंट्स हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब उनके कोरिस्पॉन्डिंग 0, 1, 2 आप डिसाइड करोगे, 6 आने की, ठीक है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी पूरी दिखानी पड़ेगी इसमें, ओके। नाउ 30 वाला जो सवाल है, 30 वाला भी आसान है, एलपीपी चैप्टर से पूछा गया है। अच्छा एलपीपी चैप्टर से इस बार जो पूछा गया है ना बच्चों, अच्छा इन्होंने कुछ ग्राफ नहीं बनाया है ना, आई होप, मुझे ये था कि डायरेक्ट आपको ग्राफ बनाने को पूछा जा सकता, हो सकता है किसी दूसरे डिफरेंट सेट के अंदर ग्राफ बनाने को पूछा जाए, ओके। तो आगे बढ़े भाई, कैसे करेंगे इस सवाल को, क्या इसको इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल यहां पर देखिए, ओके आसान कैटेगरी में रखेंगे इसको। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्टेंट आर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अच्छा यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है फिजिबल सॉल्यूशंस का पूरा, ये बाउंडेड रीजन वाला है बच्चों, बाउंडेड रीजन वाला है, तो यहाँ पर हम बात करें ये सारी की सारी चीजें, ओके। अब ये बाउंडेड रीजन है तो सवाल रीड आउट कीजिए, z इक्वल्स टू 3x माइनस 4y b इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हम निकालेंगे, चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, z कितना दे दिया, 3x माइनस 4y, तो बच्चों आप आसानी से पता कर सकते हो यार, यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये वाले पॉइंट है, ये पॉइंट इसमें रखने होंगे, ठीक है। ये पूछा है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो कौन कौन से पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट हमारे पास आ गए भाई ये वाले, एक तो यहाँ पर ए कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर ए किधर है, ये तो 0,8 इसके अंदर रखो, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 जो कितना हो गया, 32 हो गया, तो 0 हो गया। सेकंड पॉइंट कौन सा, बी रखिए, 4,10 रखो, तो 4,10 रखेंगे तो बच्चों ये कितना हो गया, 12 हो गया, और यहाँ से माइनस का 40 हो गया, ठीक है, ये 12 माइनस का 40, ठीक है, तो माइनस का कितना हो गया, 28 हो गया, ये होगा भाई, 12 कम करना है उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है, सी, यानी कि 6,8 पुट कर दो, 6,8 रखेंगे तो ये 18 हो गया, और माइनस और ये, है ना, तो यहाँ से कितना हो गया भाई, 14 मिल जाएगा, है ना, माइनस का 14 हो गया, और ये हो गया भाई 6,5, तो बच्चों यहाँ 6 रखो तो 18 हो गया है, और ये कितना 20 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, है ना, और ई भी रखेंगे क्योंकि वो भी कॉर्नर पॉइंट का पार्ट है, तो यहाँ पर 4, ये कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट 12 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो z का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो 12 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट का हमसे। दूसरा सवाल क्या पूछा है,
दूसरा सवाल पूछा है जेड पी एक्स प्लस क्यू वाई। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड वाला जो पूछा है पी एक्स प्लस क्यू वाई दिया हुआ है, दिस इज द जेड, और जेड दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स बी 4, 10 ओके और 6 हो। 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है मेरे को, 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू अकर हो रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ रख दोगे, एक रिलेशन मुझे मिल जाएगा। कैसे? इस तरह के सवाल किए हुए हैं क्लास में, वही बहुत सारे सवाल किए हुए थे। तो 4 यहाँ रख दोगे बी पॉइंट, ये 4 पी हो गया बच्चों, और ये कितना हो गया 10 क्यू हो गया है ना, 10 ही है ओके। एक तो ये वैल्यू आया है, दूसरा ये इक्वल हो जाएगा इसके ही, ये 6 पी हो गया ओके, और ये कितना हो गया 8 क्यू। तो यहाँ से अच्छा ये कितना हो गया 2 क्यू और ये 2 पी हो जाएगा, माइनस कर दो पी वालों को, ये दो क्यू बराबर पी आ गया या पी बराबर क्यू हो जाएगा, ये रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बड़ा आसान सवाल था एलपीपी चैप्टर से। आगे चलें, नेक्स्ट वाला देखो 31 नंबर पे जो सवाल पूछा गया है इंटीग्रेशन से पूछा गया है। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए बच्चों को, यदि देखो दोनों में से ये वाला भी इजी चैप्टर, ये इंटरनल जो बी वाला है ये थोड़ा इजी है कम्पेयर टू दिस वन। इसमें से करना क्या है, दोनों देखो यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखो इसको आई मान लिया है पहले, अब इससे प्रॉपर्टी यूज करोगे, मैंने बोला था प्रॉपर्टी यूज करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे यदि चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से आप क्या रखोगे एक्स की जगह किससे रिप्लेस कर दीजिए, पाई माइनस 4 से। बच्चों पाई माइनस 4 से रिप्लेस करूंगा तो ये पाई माइनस 4 यहाँ पर होगा, ठीक है, और नीचे भी 1 प्लस अंदर यहाँ रखेंगे cos 2, अंदर पाई बाई 2 या cos 2x ही बना रहेगा, होगा नहीं होगा भाई cos 2x, और ये भी sin 2x ही बना रहेगा, यदि आप करोगे भाई चेक कर लो है ना। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को ऐड कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड को जोड़ देंगे तो भाई 2i, और ये क्या हो गया 0 से पाई बाई 4। अब ऐड करेंगे तो गौर से देखो भाई एलसीएम तो सेम आ जाएगा, ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, x और x, तो पाई बाई 4 होगा। तो बच्चों पाई बाई 4 क्या होगा, ये बाहर ले लो पाई बाई 4, और 1/1 प्लस cos 2x और 1 sin 2x और dx, ठीक है ना। तो बच्चों ये चीज हो गई 2i इक्वल पाई बाई 4 और 0 से पाई बाई 4 और 1/2। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि भाई इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्या, इसको बदल सकते हो किसमें, अच्छा साइन कोस में चेंज करें या तो इसको ओके 1 प्लस cos 2x, क्या इसको हम लिख सकते हैं इसको कन्वर्ट कर लो कोस में, तो 1 प्लस कोस क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर हो गया ओके। नहीं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो यार, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों क्या 1 प्लस cos 2x का 10 के फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और इसका होता है 2 10x है ना, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? 10 के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लो, और नीचे से एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर भागेगा, तो ये क्या होगा भाई इंटीग्रल्स, ये पाई बाई 4 बार चल रहा बाद में लिखूंगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बच्चों, और नीचे यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ओके, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स चल रहा होगा ओके, प्लस 2 10x चल रहा होगा। इज दैट क्लियर? भाई यहाँ से क्या क्या कैंसिल हुआ, ये कट गया ओके, बड़ा प्यारा ओके, बन रहा है सवाल, हो रहा है यहाँ से है ना। तो ये पाई बाई 4 हो गया, और बच्चों यहाँ से 1 प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स होता है ओके। नीचे क्या हुआ 1 1 कितना हुआ 2 हो गया जी, और ये कितना हो गया 2 और 10x है ना, 2 बाहर ले लीजिए, नीचे 1 प्लस 10x हो चुका सवाल। कितना आसान सवाल था भाई है ना, हो जाएगा भाई। ये देखो 1 प्लस 10x को t मान लो, ऊपर इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, बन गया सवाल। 2 ये ध्यान रखना 2i चल रहा है, 2 से डिवाइड जरूर करना है, ये बन जाएगा 2 बाहर ले लो, 10x को यहां पर t मान लेना ओके, हो गया सवाल। गुड गुड गुड, आगे चलें भाई आगे चलें। इसका जो इंटरनल चॉइस में जो बच्चों सवाल दिया हुआ है दूसरा वाला, वो भी बड़ा ही आसान सवाल था। कल वाले सेशन में इस तरह का सवाल बताया था कि e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x वाली प्रॉपर्टी पर सवाल बन सकता है, और वैसा ही सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे कर सकते थे, देखो यहां पर इसको मान लीजिए ये f ऑफ x हो गया, इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पर आप x अपॉन
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे। भाई इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा पूरा हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आएगा, फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ छोड़ोगे, इसका 1 हो गया माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, और एक्स को छोड़ेंगे, इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका 2x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये चेक करोगे तो ये वाली फॉर्म्स यहाँ क्रिएट हो रही होगी, तो डेफिनेटली ये किस प्रॉपर्टी पर हो गया, सिंपल सा प्रॉपर्टी, ये करके दिखाना था आपको वहाँ पर, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है इसमें, क्यों, ठीक है। तो बच्चों ये इस वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल पूछा गया है, जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स, और ये इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है और ये एफ डैश एक्स का काम कर रहा है। ओके, ये हो गया सवाल। ओके, ये कल मैंने बताया था, ठीक है, ये जो डिस्कस किया था क्लास में बच्चों के लिए, वो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था इस तरह का सवाल। ओके, नेक्स्ट पूछ करें, नेक्स्ट वाले सेक्शन में पूछे हैं, वही कौन सा सेक्शन है, डी सेक्शन। देखो बाकी सेक्शन बी और सी में हम चल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछे गए। सेक्शन डी की बात करें, जो 5 नंबर यानी कि लॉन्ग आंसर वाले सवाल पूछे गए हैं। देखो इंटरनल चॉइस में दोनों ही सवाल हैं, दोनों ही हमारे टेस्ट सीरीज में दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों सवाल टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं, हमारे मॉड्यूल्स में हैं। ओके, यहाँ पर कैसे प्रूव करना है, 1-1 और ऑन टू ही पूछा है डायरेक्ट, तो इजीली आप पूरा देखो, लॉन्ग आंसर टाइम में हर चीज़ मेंशन करनी होगी। इस दैट के लिए मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ किस तरह से अटेम्प्ट करना था। सबसे पहले यहाँ पर ए वाला पार्ट है, इसमें आपको 1-1 दिखाना है, तो ये ए से बी में डिफाइन है। व्हाट इज द डोमेन, डोमेन बच्चों यहाँ पर क्या हो गया है r-5 और कोडोमेन क्या हो गया है r-1। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 4-1-1 प्रूव करना है इस फंक्शन को, तो 1-1 लिख दीजिए, गॉट इट। 1-1 का रूल क्या होता है वो मेंशन करना होता कि यहाँ पर f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 लेकर चलना था। अब बच्चों दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो आसानी से आप कर सकते हो, ये x1-3 और x1-5 बराबर x2-3 और x2-5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है। जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको x1 बराबर x2 मिल जाएगा, और वहां पर लिख दोगे 4x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन व्हाटएवर। नेक्स्ट आपको इसको प्रूव करना था ऑन टू के लिए, तो ऑन टू में कहानी क्या है भाई, कुछ ग्राफ व्राफ से नहीं करना है, आपको क्या करना है, रेंज को कोडोमेन के बराबर करना होता है। तो y इक्वल आप क्या करोगे, y इक्वल फंक्शन कंसिडर कर लोगे, तो y इक्वल फंक्शन जो दिया हुआ था बच्चों x-3 और x-5, अब ये x के टर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको y के टर्म में बनाना होगा। y के टर्म में आसानी से बना सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो तो yx-5y और x-3, ठीक है। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, y के टर्म में बनाना है तो यहां से x इधर ले लो, ठीक है, और ये -3 + 5y हो जाएगा। ओके, यहां से x कॉमन ले लिया है तो y-1 मिल गया है, और -3 और 5y, तो बच्चों यहां से x का वैल्यू कितना आ गया है, 5y-3 अपॉन y-1 आ गया है। बस यहाँ से क्या लिखना है, क्योंकि y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन देखो y-1 1 तो इंक्लूड है ही नहीं ना, कोडोमेन ऐसा ही दिया हुआ है, तो सभी b के मतलब कोडोमेन जितनी भी वैल्यू है, क्या सभी वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ वाला लिखना था कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y हैज प्री इमेज इन डोमेन, तो दिस इज द फंक्शन विल बी ऑन टू होगया। बड़ा आसान सवाल था यार, है ना। इंटरनल चॉइस में आप यहाँ पर कर सकते हो, ये टेस्ट सीरीज में हमारे बोर्ड बूस्टर में सवाल दिया हुआ है, प्लीज आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, ये आसान सवाल है। वैल्यू रखना है यहाँ पर इर्रेशनल नंबर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, चेक करके दिखाना था, ठीक है। आप यदि रिफ्लेक्सिव देखोगे तो बच्चों ए और ई ये कैंसिल हो गया, प्लस √2 मिला है, और √2 ऑलवेज क्या है, इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है। लेकिन ये क्या होगा, ए और बी यदि हम सिमेट्रिक की बात करें कि 2 नंबर के लिए क्या, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इस तरह के संबंध नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल दिखाना था यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेकर। इसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए आपको एग्जाम्पल दिखाना था, तो बड़ा आसान सवाल था, ये भी आप देख सकते हो, कोई यहाँ पर टिपिकल टाइप का सवाल नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें 33 में यहाँ पर दो ये सवाल इस तरह का किया, मैंने बार बार चिल्ला कर बताया था कि बच्चों भाई इस तरह के सवाल जरूर कर लेना, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं, तो आसानी से किया जा सकता था यार। यहाँ क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द दीज लाइन एंड अनदर लाइन पैरेलल टू इट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 40-5। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस, अब 2 लाइन तो होना जरूरी, एक लाइन तो दे दी है, लेकिन दूसरे लाइन में क्या बोला है, किसके पैरेलल है, ठीक है, और पास हो रहा है किस पॉइंट से भाई, इस पॉइंट से, इसी के पैरेलल है, तो इसके डायरेक्शन रेशो में यूज कर लूंगा सेम एज इट इज, तो बिल्कुल जी आसान सवाल था ये, हम यूज कर लेंगे। ओके, तो बेटा ये लाइन तो दिया हुआ, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इस लाइन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल
ये प्लस का 1 हो गया, ये फर्स्ट लाइन हो गया। दूसरा लाइन क्या हो गया, इसी के पैरेलल है और पास हो रहा है किस पॉइंट से, 4 0 -5 से। तो इसमें क्या करें, जो पास हो रहा है ये पॉइंट ऊपर आते हैं और इसके डायरेक्शन रेशियो नीचे कर देंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 2 2 1। तो भाई यहां पर मैं दूसरी लाइन का इक्वेशन जो ये वाला पैरेलल है उसका बना रहा हूं, x - 4 और इसके ये डायरेक्शन रेशियो 2 सेम एज इट इज यूज कर लो। तो ये हो गया y - 0 और नीचे 2 आ जाएगा और यह z माइनस और ये कितना 5 प्लस का हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस में हम किस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं, बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला था भाई। पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस जो होता है ये ध्यान रखना है, b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वाला कर सकते हो भाई इस तरह से, है ना। तो बी वेक्टर क्या है, व्हाट इज द, ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसको कन्वर्ट कर लो वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। तो आसानी से हम कर सकते हैं भाई। क्या बी वेक्टर बना सकते हैं, देखो बी वेक्टर बना के दे रहा हूं भाई यहाँ पर, देना बी वेक्टर क्या होगा, जो डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों, 2i केप प्लस 2j केप और यहाँ पर कितना है 1, तो ये प्लस का k केप, ये बी वेक्टर होगा आपका। ओके, बी वेक्टर हो गया है। अब बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर बता दीजिए गुरुजी। तो ए वेक्टर क्या होगा, a1 वेक्टर जो आ रहा है इसमें, a1 वेक्टर क्या होगा, जैसे लाइन पास हो रही है फर्स्ट वाली, तो भैया 0, तो 0 i केप हो गया, प्लस दूसरा क्या हो गया 3 j केप मिल गया है और ये माइनस का प्लस का k केप हो गया है। उसी तरह से a2 वेक्टर क्या होगा, दूसरा का जिससे पास हो रही है लाइन, पॉइंट दिया हुआ था डायरेक्ट ही 4i केप, ये 0 j केप हो गया है जी, दूसरा वाला पॉइंट है, और माइनस का 5k केप। ये a2 हो गया है, ये a1 हो गया है। क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बिल्कुल जी, दिखाना है आपको। अब a2 - a1 यहाँ रखना था, क्रॉस प्रोडक्ट b क्रॉस और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। कुछ अंडर रूट के फॉर्म में इसका आंसर आने वाला है। आई होप क्लियर है, कर लोगे। ये आसान सवाल था वैसे। इसके इंटरनल चॉइस में भी ये सवाल दिया हुआ है बच्चों। इंटरनल चॉइस में क्या था, इफ द लाइन दिस वन, दो लाइन दी हुई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो ये वाला सवाल यहां तक समझो, यहां तक इस तरह का सवाल सेक्शन ए के अंदर भी डाला हुआ है और यहां पर भी डाला हुआ है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज किया हुआ है। और आगे एक और चीज ऐड कर दिया है, हेंस राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर में इसी तरह का सवाल बनता है। तो बेटा आपको क्या करना है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो आपको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या यूज कर सकते हो, बिल्कुल। अब ये दो लाइन से ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, बिल्कुल जी बिल्कुल लिखी हुई है। परपेंडिकुलर है तो यहाँ फर्स्ट वाला क्या होगा बेटा, -3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3k से, बिल्कुल 2k किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, ठीक है। और ये 2 किससे, -7 से, 0 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, माइनस का 9k हो गया है, ये 2k हो गया है और माइनस का 14 हो गया है। ओके, ये कितना हुआ, माइनस का 7k हो गया है, ये 14 आ गया है। k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ जाएगा। ये तो यहां तक हुआ। अब आगे पूछा है, हेंस राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कह रही हो भाई निकाल सकते हो ना, राइट द वेक्टर इक्वेशन लाइंस परपेंडिकुलर। ओके, हमें क्या करना है इन दोनों लाइंस पर एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो परपेंडिकुलर है जी, है ना, समझ गए ना। एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है, और जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट गिवन है बच्चों, ये दिया हुआ है। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इसको। तो मैं सेकंड वाला पार्ट यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ भैया। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो इस पॉइंट से पास होती है उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले। तो हमें इसके डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, ठीक है, ये वाला। अब डायरेक्शन रेशियो एबीसी माना है इसके, ये हमें फाइंड आउट करना है। चूंकि ये जो लाइन है बच्चों, ये वाली जो लाइन है, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो हमें पता है अभी कॉन्सेप्ट। तो ये के डायरेक्शन रेशियो बस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 है, ठीक है। बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k, है ना। के का वैल्यू हम निकाल चुके हो, के का वैल्यू पुट कर देंगे अभी, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना था वैसे, के का वैल्यू अपने माइनस का 2 निकाला था, आई थिंक 14, ओके, -2 निकाला था, तो माइनस का 4 हो जाएगा ये। फिर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो -3a और ये 2k यानी माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4, और यहाँ कितना है b, और ये 2 किससे हो जाएगा, c से। तो बेटा एक तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है, 0 की। अब दूसरा वाला पार्ट क्या होगा भाई, 3 के -2 से -6 हो जाएगा, 6 से मतलब माइनस का 6 है, ओके। और ये 1 हो गया है, प्लस का b हो गया, और -7, ठीक है, -7c, ये हो गया। अब एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाला करो, दो इक्वेशन हो, 3 अननोन हो, तो इस तरह से निकाल लो भाई, ए अपॉन बी बाई और सी बाई।
तो क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए वाले टर्म्स को हाइड कर लो, इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 हो गया, ये अच्छा सॉरी प्लस का 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा, ओके। लास्ट इसका हटाना तो ये हो गया माइनस का 12, और ये कितना हो गया माइनस माइनस 14, 7 या 21, और ये प्लस का माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस, इसको निकालना, इसको हाइड कर लो, -3 को इससे करेंगे बच्चों, -3 हो गया, और ये कितना हो गया प्लस 6 24, और ये माइनस का 24 हो गया। तो बच्चों कितना आ गया भाई, ए अपॉन ये कितना 26 हो गया, ओके। और ये बी अपॉन ये कितना हो गया माइनस का 33, और ये कितना हो गया सी अपॉन माइनस का 27। ये आ रहा है भाई, ओके 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 ओके। अब आपको ए बी सी का वैल्यू पता लग गया होगा, ए का वैल्यू कितना है 20, क्योंकि ये लेमड़ा के बराबर होंगे, तो लेमड़ा तो यहाँ से हट ही जाएगा, वैसे रखोगे यहाँ एक ही जगह रखोगे, लेमड़ा तो कांस्टेंट में चला जाएगा, 26 माइनस 30 यहाँ रख दोगे, ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये इक्वेशन बन गया। थोड़ा पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखाना है, आई होप क्लियर है चीज़, है ना, जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है वो मेंशन करोगे इसमें, तो ये क्लियर हो चुका होगा इस तरह का सवाल, ओके। नेक्स्ट मैं बार बार चिल्ला कर बोला था भाई इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, ए इनवर्स निकालिए, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला सवाल है, एनसीईआरटी मेथड कॉन्सेप्ट वैसे सिंपल था। आपको क्या करना है, ए दिया हुआ है, ए इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के मार्क्स होंगे, यदि निकाला है आपने, ए इनवर्स मतलब फॉर्मूला ये वाला यूज करना है इसमें, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स डिटरमिनेंट्स, ये आराम से निकालना है, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कई जगह, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगा होगा कई बच्चों को इस सवाल के अंदर। ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालने का तरीका पता है, इसे सभी के कोफैक्टर्स निकालोगे, फिर ट्रांसपोज कर दोगे इस मैट्रिक्स का, और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है जो भी आए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसको सोल्व करके दिखाना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में बता, इसको आप क्या लिख लोगे, एक नया मैट्रिक्स बी के फॉर्म में लिख लो, एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 1, ठीक है, 2 3 और जेड 0 है, ये 1 -1 ये 1 हो गया, ठीक है। और बेटा यहाँ पर x का वैल्यू, कैपिटल X का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल को इंडिकेट करेगा, और यहाँ पर एक नया c ले लेना जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और इसको किस फॉर्म में लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो bx इक्वल c के फॉर्म में लिखोगे, ओके। तो कैपिटल X इक्वल्स टू b इनवर्स c के फॉर्म में लिख लोगे, तो b इनवर्स मतलब इसका आपको इनवर्स निकालना है पूरे का, ये c ये दिया हुआ है, सही मल्टीप्लाई कर लोगे, x कंपेयर कर लोगे, x y z की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना, हो जाएगा ये सवाल। मतलब कोई इस तरह का कठिन सवाल बिल्कुल नहीं पूछा गया है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन तो करनी है सही, 3 घंटे का पूरा यूज करना है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब आते हैं सेक्शन ई के अंदर जो केस, अच्छा एक और सवाल 35, एरिया अंडर द कर्व वाला सवाल है, ये दोनों आसान सवाल है वैसे, ठीक है। डायरेक्ट कर्व दिया हुआ है और लाइन दी हुई है, तो एरिया निकाल सकते हो यार, है ना, निकाल सकते हो एरिया भाई, हाँ एरिया क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका एरिया कैसे निकाल, इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ क्या होगा, स्केच करना है तो ग्राफ बना दीजिए भाई, ओके, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, तो बच्चों इस तरह से चलने वाला है ना इसका ग्राफ, तो ठीक है। स्केच एंड फाइंड द बाउंडेड दिस रीजन, फिर उसका एरिया निकालना है, यहाँ पर ये हो गया, ये -2 ले लो और ये 2 ले लो, तो एरिया कहीं ना कहीं ये एरिया हो जाएगा। मैं छोटा बना रहा हूँ, आपको वहाँ पर ढंग से बनाना था, ठीक है। ये एरिया यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो 0 भी आ रहा है, तो आप यहाँ से -2 से 0 वाली लिमिट लगाना है, फंक्शन यहाँ रखना है dx प्लस 0 से 2 और y dx रखना है, हो गया एरिया, इंटीग्रेशन के थ्रू निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं निकालना। इसी तरह से ये वाला सेकंड वाला क्या है, यहाँ पर एक सर्कल वाला दिया हुआ बच्चों, सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर इक्वल, अच्छा सर्कल नहीं है, दिस इज द एलिप्स, सर्कल नहीं है ये एलिप्स है, ओके। एलिप्स दिया हुआ है तो एलिप्स का इक्वेशन आप पता कर लो भाई, है ना। एलिप्स बना ही लोगे, इस तरह का एलिप्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट निकाल लोगे यहाँ से, ए और बी का वैल्यू 225 को इधर लेकर आ जाओ, डिवाइड कर देना, और -2 से 2 तक अपन को यहाँ से एरिया निकालना है एक्स का वैल्यू, ठीक है। लाइंस वाला एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो, आसान वाला सवाल था ये। नाउ मूविंग टू सेक्शन ई के अंदर चलते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, केस स्टडी जो हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा सोचना पड़े आपको, लेकिन जो सेट 3 में है केस स्टडी वो बड़े इजी सवाल टाइप के पूछे गए हैं। जैसे कि ये 36 वाला है, इसमें बच्चों पहले आपको रीड आउट करना है, ये चीज़ 3 चीज़ें दी हुई है, रोहित, जसप्रीत और आलिया अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर 3 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रोहित सिलेक्शन इज 1/5। भाई इसकी 1/5 है, जसप्रीत की कितनी 1/3 है,
एलिया की कितनी है 1/4। द इवेंट ऑफ सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट। ओके, ये जो इवेंट्स है सिलेक्शन के ये सब क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है, मतलब ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पर पूछा जा रहा है सवाल, ठीक है। तो कहानी हम आगे बढ़े तो बच्चों ये चीज, ये जसप्रीत फरप्रीत, ये फोटो दिया हो, ओके। अब यहाँ सवाल जो पूछा गया है बेस्ड ऑन द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, तो मतलब क्या निकालना है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड का मतलब हो गया सबकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है पी ऑफ, इस वाले सवाल में जो निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सारा आ गया ना एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। तो इसमें पी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी चलने वाला है, और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चूंकि ये सारे इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, तो आप कहा नहीं घबराओ मत हो भाई, इसका वैल्यू पता है ना, इसका सिलेक्शन, ये कौन है पहला वाला लड़का, इसका सिलेक्शन की प्रॉपर्टी दी हुई है उसके अंदर, ठीक है, इसमें भी दी हुई है। इसको क्या लिखोगे, चूंकि ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है और ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो इनका प्रोडक्ट लिखना है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो सभी के सभी क्या होंगे, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में, ये भी तो प्रोडक्ट फॉर्म इंडिपेंडेंट है। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, बस वो करना है पूरा काम, ये आपको यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करना था। नेक्स्ट वाला पूछा है फाइंड पी ऑफ जी इज गिवन H नॉट वेयर G इज द इवेंट ऑफ जसप्रीत सिलेक्शन, और H नॉट जो दिया हुआ है डिनोट्स द इवेंट रोहित इज नॉट सिलेक्टेड। तो इसको भी हम क्या, इसका फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, इसको इसका फॉर्मूला क्या है, इसको देखो P ऑफ G ऑफ H नॉट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं G इंटरसेक्शन H नॉट और P ऑफ H नॉट। भाई ये दोनों क्या है, P ऑफ G इंटू पी ऑफ एच नॉट लिख सकता हूँ इंडिपेंडेंट से, ठीक है, उसके नेगेटिव भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो पी ऑफ एच नॉट आ गया, ये से कैंसिल हो गया, पी ऑफ जी की तो प्रॉपर्टी होगी इसमें, पी ऑफ जी जो दिया हुआ है फर्स्ट वाला है ना सिलेक्शन, वो वैल्यू इसमें पुट करनी थी। नेक्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली थर्ड, और ये कोई सा भी जो भी बेस्ट है वो कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली, तो मतलब कहानी यूं होगी, एक सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, पी ऑफ जी, तो बाकी दो सेलेक्ट नहीं होंगे, ये तो कहानी हुआ ना। तो इसमें आप पी ऑफ जी तीन केस बन जाएंगे, तीनों केस को ऐड कर देना, 2 नंबर का सवाल है भैया, है ना। जैसे एक यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है तो दूसरा यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा, है ना, पी ऑफ सी बार कर दोगे, या पी ऑफ ए बार सेलेक्ट हो रहा है तो पी ऑफ, अच्छा ये नहीं होगा तो बी होगा और सी नहीं होगा, ऐसे ही पी ऑफ ए नहीं होगा, पी ऑफ बी नहीं होगा तो सी हो जाएगा, तीनों की वैल्यू हमें पता है, रख दोगे एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है, ओके। आसान वाला था ये, है ना। नेक्स्ट वाली की बात करें 35 में, जो 37 जो सवाल है ये अच्छा बड़ा आसान है, ये प्रॉफिट वाला सवाल जो अपने रेट ऑफ चेंज वाले सवाल है, मैक्सिमम मिनिमम उससे पूछा गया है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 450 माइनस 1/2x, ठीक है। देखो ये चीज़ दी हुई है, क्या दी हुई है, यूनिट्स ए स्टोर हैज बीन सेलिंग कैलकुलेटर्स एट, भाई 350 में वो एक कैलकुलेटर बेच रहा है, मार्केट सर्वे इंडिकेट दैट द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ कैलकुलेटर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट्स, है ना भाई, एक कैलकुलेटर 2 3 4 उसका। द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सोल्ड इज, प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन इज गिवन बाय द डिमांड फंक्शन। अच्छा एक फंक्शन दिया हुआ है जो प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड हुई है उसके बीच में रिलेशंस को बता रहा है, ओके। अब बच्चों यहाँ पर सवाल क्या है भाई, P इक्वल्स टू ये फंक्शन दिया हुआ है, ओके P, और बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन वर्डन्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ द यूनिट्स x दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू r ऑफ x p ऑफ x, ऑल्सो वेरीफाई द, भाई इसको r ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x फंक्शन हमारे पास है, x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं p, ये है x इंटू पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो x इंटू और पी ऑफ एक्स कितना है 450 माइनस 1/2x, तो बच्चों इसको 450x और ये 1/2x स्क्वायर हो जाएगा, ये फंक्शन मिल गया एक, है ना। अब इसको मैक्सिमाइज दिखाना है, ठीक है, शुड बी सोल्व टू मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज करना है तो आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो d/dx r ऑफ x, तो ये 450 हो गया जी, माइनस और ये कितना हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 और ये 2x हो गया, ओके ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 450 माइनस x हो गया। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो x इक्वल, इसको किसको इक्वल 0 के बराबर कर देंगे में, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा
450 आ जाएगा भाई, है ना, x का वैल्यू 450। इसका डबल डेरिवेटिव चेक कर लेना, क्योंकि मैक्सिमाइज की बात कर रहा है तो डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, वो डेफिनेटली हो जाएगा इसमें, आप कर लोगे यहाँ पर। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या बिल्कुल वेरीफाई रिजल्ट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस, बिल्कुल नेगेटिव तो आ रहा है, -1 हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, ये हो गया। व्हाट आर द रिबेट ऑफ द फंक्शन, इसमें रिबेट कितने मैक्सिमाइज, तो वो आप जो वैल्यू निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट्स वो यहाँ फंक्शन पुट कर दोगे तो हमारे पास इसका रिबेट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो केस स्टडी बेटा, ये भी कौन सा चैप्टर से है, वेक्टर 3 डायमेंशन से, है ना, उससे पूछा गया है। एन इंस्ट्रक्टर एट द एस्ट्रोनॉमिकली सेंटर शो दैट, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, 3 अमंग्स द ब्राइटेस्ट स्टार्स पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशंस अज्यूम दैट द टेलीस्कोप इज लोकेटेड दिस पॉइंट। अच्छा, ये एक बहुत ही आसान, ये ओरिजिन पॉइंट दे दिया, यहाँ पर क्या दिया, ओरिजिन, और 0 0 दिया हुआ है। 3 stars have their location at the point D A V having position। ये D का पोजीशन वेक्टर है, A का पोजीशन वेक्टर और V का पोजीशन वेक्टर क्लियरली बताया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ फार इज द स्टार V फ्रॉम द स्टार, बड़ा आसान है, डिस्टेंस निकालनी है। V पॉइंट, आप देखो पॉइंट देखो भाई, पॉइंट देखो, यहाँ पर V की बात हो रही, A की बात हो रही है ना, तो ये V पॉइंट है, तो यहाँ पर देखो A, ये V है और A है, इन दोनों की डिस्टेंस पूछी गई है, तो इसका हमें पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है, आसानी से। और इसी तरह से फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक नंबर का सवाल है आपस में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला का। फाइंड ए यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ DA, तो DA आप निकाल लोगे, DA मतलब अच्छा ये हो गया, ये वाला, तो इनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, पहले DA वेक्टर निकाल लोगे। DA वेक्टर कैसे निकालोगे, A में से किसको माइनस करके, D वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है ना, A कैप इक्वल्स टू A ये मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका सवाल, ये 1 नंबर मिल गया। फिर पूछा है बच्चों थर्ड में, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल VDA, एंगल VDA मतलब VDA। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल, तो आपको ये दोनों वेक्टर पता होना चाहिए, कौन सा, एक तो दोनों DV वेक्टर, ठीक है, और DA वेक्टर, ये निकाल लो, इन दोनों के बीच का एंगल ही तो पूछा है ना, तो cos थीटा यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, cos थीटा क्या होगा, A डॉट B, है ना, A डॉट B, और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो एंगल यहाँ से पता लग जाएगा। नेक्स्ट, इसके और में भी अच्छा सवाल है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर DV ऑन द वेक्टर DA, तो भाई DV वेक्टर आपने निकाल ही लिया पहले से, ठीक है, आई कैप जे के फॉर्म में, और DA वेक्टर भी निकाल लिया, मतलब इससे रिलेटेड है, ये निकाला है, इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन में मैंने बोला ये फॉर्मूला यूज करो, और किस पर निकालना है, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर डालोगे, ये इसका आंसर हो गया। तो बड़ा ही आसान केस स्टडी दिए हुए हैं, आई होप जो पढ़ाया था वही सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, जो भी बच्चों ने सेशन ज्वाइन किया था उनका काफ़ी अच्छा पेपर हुआ होगा। तो ये ओवरऑल पेपर जो सेट 3 की बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, ये काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ा सा मॉडरेट और ईजी टाइप के सवाल पूछे गए इसमें रहा है। कई क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी थे, सेक्शन ए के अंदर वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड कैलकुलेशन वाले सवाल पूछे गए हैं। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप अपने आंसर मैच कर सकते हो किस तरह से अटेम्प्ट करना था पेपर। ओके, थैंक यू सो मच।